स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि दिवाली आते ही गवर्नमेंट पॉल्यूशन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आ जाती है। आखिरकार गवर्नमेंट को दिवाली से प्रॉब्लम क्या है और ये सारा पॉल्यूशन दिवाली आते ही क्यों आ जाता है, इससे पहले वो कहा था। तो दोस्तों दिवाली का पॉल्यूशन से कुछ डायरेक्टली लेना देना नहीं है, वो तो पॉल्यूशन पहले से ही पड़ा होता है, इसलिए पटाखे बैन हो जाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन और ना बढ़ जाए। और एक्चुअल में ये पॉल्यूशन ठंड की वजह से बढ़ता है क्योंकि ठंडियों में ही दिवाली पड़ती है, इसलिए हम सोचते हैं कि दिवाली का पॉल्यूशन से कुछ लेना देना है डायरेक्टली, बट ऐसा नहीं है। जैसे विंटर सीजन से पहले मॉनसून सीजन होता है कि जिसमें बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है, जितनी भी फैक्ट्रीज जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है तो उसको बारिश ही कम कर देती है अपने अंदर डिसॉल्व कर। और मॉनसून से पहले गर्मियां होती है और गर्मियों में ना हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि कोई फैक्ट्री अगर मान लो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बना भी रही है तो वो गर्मियों में ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली हवा उस पॉल्यूशन को दूर दूर तक फैला देगी, तो जिससे पॉल्यूशन कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होता, तो इसका असर कहीं पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन ठंडी आते ही हवा और ज़्यादा डेंसर हो जाती है और उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो ठंडियों में जो फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलता है वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि हवा उतनी तेज मूव ही नहीं कर रही है, तो इसलिए पॉल्यूशन कहीं एक जगह जाकर इकट्ठा हुआ करता है। तो जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ का पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और ऐसी सिचुएशन दिल्ली में हर साल होती है कि ठंडियाँ आते ही पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, और जब पॉल्यूशन पहले से बड़ा होता है इसलिए दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं ताकि पॉल्यूशन और ना बढ़े। और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसका दिवाली से कुछ लेना देना है। दरअसल इसका एक्चुअल में लेना देना फैक्ट्रीज और ठंडियों से है। जैसे कि जब आप सांस लेते हो तो आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खींचते हो, बट एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें भी होती है। तो जब आप सांस लेते हो तो इन सब का मिक्सचर आपके अंदर आता है, थोड़ा ऑक्सीजन, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा नाइट्रोजन। पर आपके बॉडी की जो सेल्स है ना वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही यूज करती है अपना खाना बनाने के लिए। तो जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो मान लो कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन उतना ही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, तो जब आप सांस लोगे तो आपके अंदर कम ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बढ़ चुका है वो ज़्यादा आएगा, और इसलिए आपको ना बार बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही ऑक्सीजन लेने के लिए जितना आप पहले एक सांस में ले लेते थे। और इन्हीं सब के चलते ना लंग्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है पॉल्यूशन से। और पॉल्यूशन से बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम होती है, दरअसल लंग्स के अलावा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वो डिपेंड करता है कि पॉल्यूशन किस टाइप का है। जैसे बहुत केसेस में ना हार्ट की भी प्रॉब्लम, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन के टाइप से मेरा मतलब ये था कि पॉल्यूशन किस वजह से हुआ है, डस्ट पार्टिकल की वजह से हुआ है, CO2 की वजह से हुआ है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है, या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है। क्या चीज़ ऐसी एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है जो प्रॉपर बैलेंस को बिगाड़ रही है। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं था पॉल्यूशन वाला सिचुएशन कई कंट्रीज में था, जिनमें से एक कंट्री है सर्बिया। तो उन्होंने एक नया इनोवेशन किया है इसी के चलते, जिसको नाम इन्होंने दिया है लिक्विड ट्री। इसको लिक्विड ट्री भी बोल सकते हो। ये लिक्विड ट्री एक 20 साल से भी ज्यादा पुराने झाड़ से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है और इससे 50 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींच सकता है, और ये बहुत ही कम जगह पर फिट हो जाएगा एक पेड़ के कंपैरिजन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जगह लेता है। और भाई सिटी में तो वैसे ही जगह नहीं होती है जहां हम पेड़ लगा सके, तो ये सिटी के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन साबित हो सकता है। तो सर्बिया ने ना अपने कंट्री में ये सारी चीज़ें यूज़ की है, इस लिक्विड ट्री को किया है यूज़, और पॉल्यूशन को कंट्रोल भी किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक पेड़ ही होता है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम करता है। तो इस पेड़ का अगर हम अल्टरनेटिव ढूंढे तो वो ये लिक्विड ट्री ही हो सकता है। आखिरकार ये लिक्विड ट्री काम कैसे करता है इसे जानने से पहले एक जो नॉर्मल ट्री होता है वो आखिर कैसे काम करता है पहले इसे समझते हैं। अब जो नॉर्मल ट्री होता है वो अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जैसे पेड़ में जो पत्ते होते हैं ना, जब आप पत्तों की पीछे की साइड देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इन होल्स को स्टोमेटा बोलते हैं। पेड़ जो है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से खींचता है, इन्हीं होल्स से। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये होल हमेशा है जो खुला ही रहता है। इन पत्तों में ना एक सेल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। जैसे कि जब पेड़ को पानी मिलता है ना तो वो पानी पत्तों तक पहुंचता है। जब जड़ों से ये पत्तों तक पहुंचता है तो जो पत्तों के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं। और वो कुछ इस तरह से फूलते हैं एक डोनट की तरह,
और उनके बीच में एक छेद हो जाता है और उसी छेद को स्टोमेटा बोलते हैं। पर लेकिन देखिए, जब पानी उन गार्ड सेल्स में से खत्म हो जाता है तो वो वापस से श्रिंक हो जाते हैं और वो होल बंद हो जाता है। तो अब देखिए, पेड़ ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है और पानी उसके पास पहले से ही है और सनलाइट आ रही है। तो ये तीन चीजें हैं ना, कार्बन, पानी और सनलाइट, ये तीनों चीजें मिलकर दो चीजें बनाती है। पहला ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। जैसे होता है ना कि आटा, पानी और आग से एक रोटी बन जाती है, उसी तरह से पेड़ के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना खाना बनाने का, इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। और ये जो ग्लूकोज होता है, पेड़ इसे अपने लिए यूज़ कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, पर ऑक्सीजन का उसके लिए कोई काम नहीं होता है। तो वो ऑक्सीजन को ऐसे ही बाहर निकाल देता है, वहीं से बाहर निकालता है जहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया था। मतलब जिस छेद से, जिस होल से, जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वहीं से ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि पेड़ पॉल्यूशन कम करता है। तो बेसिकली यही कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहा है एटमॉस्फेयर में से और ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। और ये दूसरी तरह से भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक पेड़ क्या करता है कि जैसे कि बहुत सारे धूल और डस्ट पार्टिकल जो है उन्हें अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी चक्कर में वो पेड़ गंदा हो जाता है और धूल से भर जाता है। पर धूल एक जगह इकट्ठी हो जाती है कि जब बारिश होती है तो बारिश अपने अंदर उन सारी धूल को डिसॉल्व करके बाहर ले जाती है। इससे पेड़ फिर से साफ हो जाता है और फिर से वो धूल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो आप पेड़ को अगर देखोगे तो वो इस तरह से पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। पर इसके लिए तो बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत होगी अगर सिटी में हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो। पर सिटी में तो जगह ही नहीं होती है पेड़ लगाने की। तो इसीलिए हम इंसानों ने पेड़ का अल्टरनेटिव ढूंढा है। जैसे डॉक्टर इवैन और उनकी टीम ने मिलकर ऐसा पहला फोटो बायोरिएक्टर बनाया है जो कि पेड़ की जगह ले सकता है। उन्होंने इसका नाम दिया है लिक्विड 3। तो लिक्विड 3 में क्या होता है, एक कंटेनर में लगभग 600 लीटर पानी डाल देते हैं और उसमें कुछ एल्गे डाल देते हैं। एल्गे के बारे में जिनको नहीं पता है तो उनको बता दूं, ये काम बिल्कुल पेड़ की तरह करता है। पर ये पेड़ नहीं होता है, ये पेड़ों की कैटेगरी में नहीं आता है और ना ही एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। ये पेड़ और एनिमल के कैटेगरी के बीच में आता है। पर ये अपना खाना बनाने का काम ठीक उसी तरह करता है जैसे एक पेड़ करता है, फोटोसिंथेसिस करके, जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया। तो जैसे ही एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, वैसे ही एल्गे भी कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। पर ये एक प्लांट के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को खींच सकता है। मतलब एक 600 लीटर का लिक्विड 3 एक 20 साल बड़े पेड़ की जगह ले सकता है। और जिन्होंने इसे बनाया है ना, डॉक्टर इवान और उनकी टीम ने, उन्होंने ये भी बोला है, हमारा ये गोल नहीं है कि जितने भी जो सारे फॉरेस्ट है वो सारे रिप्लेस हो जाए। उन लोगों ने इसे बस सिटी के लिए बनाया है जहाँ पर जगह नहीं होती है पेड़ लगाने की। पर एक प्रॉब्लम है, इस लिक्विड को हर 1.5-2 महीने के अंदर मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो एल्गे डालते हैं वो सिंगल सेल का एल्गे होता है और वो मल्टीप्लाई हुआ करता है, मतलब बड़ा हुआ करता है। तो 1.5-2 महीने में इसे काट के निकालना भी पड़ता है और इसका पानी भी चेंज करना पड़ता है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एल्गे निकालने के बाद उसको फेंकेंगे कहाँ पे, तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे एज अ फर्टिलाइज़र या बायोप्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि कोई सिटी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, वहाँ पे सारे घर अगर एक एक लिक्विड ट्री लगा ले, भले ही उससे छोटा वाला लिक्विड ट्री लगा ले अपने घरों के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों कितना आसान होगा एक सिटी का पॉल्यूशन कंट्रोल करना। क्योंकि हर एक लिक्विड ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा पेड़ है। पर अब ये देखना ये है कि हमारी गवर्नमेंट इसे आगे यूज करती है या नहीं, या उनके पास कोई और प्लान है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही था। तो ये लिक्विड ट्री का कंसेप्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।